रूपाली देखो, मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही इतना फालतू पैसा जो मैं तुम्हारे रिश्तेदारों पर उड़ाता रहूं। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, सिर्फ सुकून। आदर्श ने अपनी पत्नी रूपाली से कहा। तो मैंने कब कहा है आपसे कि आप सुकून से ना रहिए? अरे मेरी बहन मुझसे नहीं कहेगी तो किससे मदद मांगेगी? बस 10,000 ही तो मांगे हैं उसने। अचानक आदर्श का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। उसने वहां रखा फूलों का गुलदस्ता जमीन पर पटक दिया और वहां से चला गया। रूपाली उसकी इस हरकत से सहमी एक जगह ही खड़ी रह गई। दरअसल आदर्श ने अपना ट्रांसफर देवास से इंदौर इसलिए करवा लिया था क्योंकि वो रूपाली के रिश्तेदारों से बहुत परेशान था। आए दिन कोई ना कोई रूपाली का रिश्तेदार उसके घर पर बैठा रहता था। आदर्श, जो कि शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, उसे उसके घर पर सुकून पसंद था। अब बीवी को क्या ही कहे, तो उसने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया ताकि सुकून से परिवार के साथ वो रह सके। लेकिन जिस बिल्डिंग में उसने फ्लैट लिया था, उसके सामने वाली बिल्डिंग में रोज एक जोड़े के बीच में झगड़ा होता रहता। एक दिन रूपाली ने आदर्श से कहा, सुनिए जी, जो ये सामने वाली बिल्डिंग में पति पत्नी रोज झगड़ते हैं, ये कौन है पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, और जानकर मुझे करना भी क्या है? आदर्श ने बेफिक्री से जवाब दिया। अरे ये तो मेरी छोटी मौसी की बेटी है श्रुति, जिसने भागकर लव मैरिज कर ली थी। अभी पार्किंग में मिली मुझे, वो सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती है। उसे देखकर सच में मेरी आंखें भर आईं। कितने साल जो हो गए उससे मिले हुए। अब आदर्श को काटो तो खून नहीं। आखिर रूपाली के मायके वालों से बचकर ही तो वो यहाँ आया था, और फिर से वही लोग यहाँ पर। देखो रूपाली, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी कौन है। बस मुझे मेरे घर में कोई भी नहीं चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हों या पड़ोसी। समझ गई ना तुम? आदर्श ने रूपाली को ढंग से समझाया तो रूपाली ने भी हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन आदर्श के जाने के बाद श्रुति अपनी बहन रूपाली के घर आ गई और उसको बताया कि वो शादी करने के बाद कितनी परेशान है। उसका पति तन्मय कुछ ढंग का नहीं कमाता, जिस वजह से फ्लैट का किराया भी पिछले 2 महीने से नहीं दिया, और यहाँ वहाँ लोगों से कर्जा लिया है, सो वो अलग। श्रुति बोली, दीदी एक आप ही तो इस अनजान शहर में मेरी एक आस हो। अगर आप ही मेरी मदद ना करोगी तो कौन करेगा? रूपाली बोली, तुझे कितने पैसे चाहिए? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मदद तो मैं कर ही दूंगी। दीदी बस ज़्यादा नहीं, केवल 10,000 ही दे दो, मेरा काम हो जाएगा। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। शाम को जब आदर्श घर आया तो रूपाली ने उसे अपनी बहन की पूरी स्थिति बताई, जिसे सुनकर आदर्श गुस्से से आग बबूला हो उठा। रूपाली, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों की परेशानी दूर करने का मैंने ठेका नहीं लिया है। क्या तुम ही अकेली हो बहन की मदद करने के लिए? बाकी लोग नहीं हैं क्या? आदर्श ने कहा। रूपाली बोली, देखो आदर्श, इस बार हम रुपए दे देते हैं, अगली बार हम भी मना कर देंगे। तब आदर्श ने कहा, तुम जानो और तुम्हारे रिश्तेदार जाने। गुस्से से आदर्श ने वहां रखा गुलदस्ता जमीन पर दे मारा और चला गया। अगले दिन रूपाली ने अपनी बहन को अलमारी में से 10,000 रुपए दे दिए। श्रुति पैसे लेके खुशी खुशी वहां से रवाना हो गई। दूसरे दिन जब रूपाली अपने बेटे को छोड़ने स्कूल जा रही थी तो रास्ते में एक प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर में किसी दोस्त की शादी का ब्राइडल पैकेज पूछने के लिए वो अंदर गई। एक तरफ उसकी नजर जाकर ठहर गई जहाँ उसकी बहन श्रुति बालों का महंगा वाला केराटिन करवा रही थी, जिसे देखकर रूपाली को थोड़ा झटका लगा। श्रुति बोली, अरे दीदी आप यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आई थी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल तक तो तुम्हारे पास घर खर्च को भी पैसे नहीं थे ना? रूपाली ने सख्त होते हुए पूछा। अरे दीदी, किराया तो मैंने दे दिया, अब थोड़ा खुद को मेंटेन करना भी ज़रूरी है, तो बस इसलिए यहाँ आ गई थी। उसकी बात सुनकर रूपाली चुप तो हो गई, लेकिन उसे अब श्रुति को पैसे देना थोड़ा सा खटका ज़रूर था। सही कहते हैं आदर्श, रिश्तेदारों से उतना ही रखो जितनी ज़रूरत हो। उसी शाम को उसकी छोटी मौसी का फ़ोन रूपाली के पास आ गया। बेटी रूपाली, मुझे श्रुति ने बताया तेरा दिल कितना बड़ा है। तेरे वहाँ होने से अब मैं श्रुति से बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। रूपाली को अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। 3 दिन के बाद श्रुति फिर से घर आ गई। दीदी 15,000 दे दो प्लीज़, तन्मय ने किसी से उधार लिए थे, अब वो आदमी हमारा जीना हराम कर रहा है, प्लीज़ दे दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस कर दूंगी। तभी रूपाली का दिमाग ठनका। देख श्रुति, मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं जो हर 2-3 दिन में मैं तुझे इतने पैसे दे पाऊँ। तू जाकर मौसी जी से ले ले, और अब तुझसे विनती करती हूँ कि आगे से मुझसे पैसे मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करना। इतना कहकर रूपाली ने हाथ जोड़ दिए। खैर श्रुति वहाँ से चली गई। हफ्ते भर बाद कॉलोनी में सत्यनारायण जी की पूजा थी तो रूपाली वहाँ चली गई।
रविवार होने की वजह से आदर्श भी घर पर ही था और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तभी श्रुति और उसका पति तन्मय दोनों आ गए। श्रुति पूरी भीगी हुई थी और ठंड से काँप रही थी। आदर्श ने फीकी मुस्कान के साथ दोनों का स्वागत किया। जीजू, हम दोनों घर से बस निकले ही थे कि अचानक बारिश आ गई। आपका घर पास पड़ा तो सोचा दीदी से मिल लूँगी और चेंज भी कर लूँगी। श्रुति बोली, लेकिन तुम्हारी दीदी तो कथा में गई हैं। रुको, मैं तुम्हें उसके कपड़े दे देता हूँ। आदर्श कहकर बेडरूम में चला गया। तभी पीछे से श्रुति ने आकर आदर्श को जोर से भींच लिया। आदर्श अचानक से चौंक पड़ा। ये क्या, श्रुति उससे चिपकने की कोशिश कर रही है। जैसे तैसे आदर्श ने खुद को छुड़ाया। श्रुति, ये क्या कर रही हो? थोड़ी शर्म करो और निकलो मेरे कमरे से बाहर। पर वो भी बेशर्मों की तरह आदर्श को घूरे जा रही थी। आदर्श पसीना पसीना होकर तुरंत बाहर आ गया। वहाँ सोफे पर बैठकर तन्मय उसके बच्चों से बातें कर रहा था। उसके पीछे श्रुति भी बाहर आ गई। आदर्श भैया, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तन्मय बोला, नहीं, मुझे भी कुछ अर्जेंट काम है, तुम लोग जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। आदर्श ने फुर्ती दिखाकर दोनों को वहाँ से भगा दिया। कैसी औरत है, ज़रा भी लज्जा नहीं है इसमें। पति के होते हुए दूसरे आदमी पर डोरे। बेचारा तन्मय कितना शरीफ है। अगर उसे एहसास भी हुआ कि उसकी पत्नी ऐसी है तो वो सहन नहीं कर पाएगा। आदर्श रात में लेटे लेटे सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर कुछ फ़ोटोज़ आ गईं जिसमें श्रुति और आदर्श थे। जो भी दिन में हुआ उसकी तस्वीरें थीं और नीचे लिखा था, सॉरी जीजू, पर क्या करूं, मुझे 20,000 दे दीजिए, फिर दीदी को मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। तो क्या तन्मय भी अपनी पत्नी के साथ मिला हुआ है? क्योंकि फ़ोटो तो बाहर से ही ली हुई थी। इतना बड़ा धोखा। उसने सोचा कि पत्नी से सारी बात बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि रूपाली अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत ही समझ बैठे। आदर्श, जो कि अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उसने श्रुति को तुरंत 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और मैसेज करके लिखा, मेरे घर से अब दूर ही रहना, वरना समझ लेना। पूरी रात हो गई लेकिन उसे नींद नहीं आई। लेकिन अगले 2-3 बार भी श्रुति के ब्लैकमेल करने पर उसने उसे पैसे दे दिए। अब रूपाली थोड़ा हैरान होकर पूछती कि उसे पैसे क्यों दे रहे हो, तो आदर्श कहता कि ठीक है, वो परेशान है, वो तुम्हारी बहन भी है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब रूपाली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति श्रुति पर इतना मेहरबान कैसे हो गया। उसने तो अगली बार से कहा भी नहीं था पैसे देने के लिए। खैर, उसने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। थोड़े दिनों के बाद श्रुति और तन्मय अनअपेक्षित रूप से गायब हो गए और सब तरफ चर्चा शुरू हो गई कि वो दोनों वहाँ मौजूद किसी न किसी के पैसे खाकर गायब हुए हैं। लेकिन रूपाली को अचानक सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। उसने आदर्श से कहा, सुनो जी, मैं मानती हूँ श्रुति और तन्मय ने बहुत से लोगों से उधार लिया था, लेकिन अचानक वो कैसे कहीं गायब हो सकते हैं? तो आदर्श ने कहा, अच्छा ही हुआ, जान तो छूटी। तुम्हारे रिश्तेदारों से तो मैं तौबा ही करता हूँ। ऐसे चिपकू रिश्तेदारों से तो भगवान सबको बचाए। यदि वो लोग यहाँ से नहीं जाते तो मैं फिर से अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लेता। लेकिन रूपाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर थी तो श्रुति उसकी बहन ही। अगले ही कुछ घंटों में उसकी मौसी का फ़ोन रूपाली के पास आ गया। मौसी बिलक रही थी। रूपाली, बता, मेरी बेटी कहाँ चली गई? तुम दोनों पति पत्नी का ही करा धरा है सब कुछ। तू मेरी बेटी से कितना जलती थी, सब पता है मुझे। रूपाली घबराई स्थिति में बोली, मौसी क्या बोले जा रही हो? मुझे भी दुख है श्रुति के अचानक से लापता होने का। इसका मतलब ये नहीं कि हमने ही ऐसा किया है। मौसी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और संदेह रूपाली और आदर्श पर होने का बताया, जिसे पुलिस ने उन दोनों पति पत्नी को थाने में बुलाकर पूछताछ भी की। लेकिन कोई पुख्ता सबूत और सुराग न होने की वजह से उन दोनों को छोड़ दिया गया। आदर्श की ज़िंदगी अब बदहाल हो गई थी। उसने फिर से अपना ट्रांसफ़र भोपाल करवा लिया। दोनों की ज़िंदगी अब थोड़ी पटरी पर आ चुकी थी। एक दिन आदर्श और रूपाली एक फ़िल्म की शूटिंग देखने पहुंचे, जो भोपाल में किसी डैम के पास चल रही थी। अचानक रूपाली की नज़र वहां शूटिंग में डांस करती हुई कुछ लड़कियों पर पड़ी। वही जाना पहचाना सा चेहरा, चेहरे पर मासूमियत और बाल खुले हुए। उसने उसे फौरन पहचान लिया। रूपाली उसका हाथ घसीटकर दूर लाकर बोली, शर्म नहीं आती तुझे? तू यहाँ थिरक रही है, वहाँ तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। चल अभी मेरे साथ। तेरे चक्कर में मेरा सीधा साधा पति थाने के चक्कर काटता रहा, बेशरम कहीं की। तभी श्रुति ने उसका हाथ झटक दिया। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? और मैं नहीं जानती तुम्हें। मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो यहीं हल्ला कर दूंगी मैं। फिर सड़ना पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों में। तुम्हें नहीं पता कौन हूँ मैं।
इतना कहकर श्रुति वापस अपने काम पर लौट गई। रूपाली रोती बिलखती अपने पति के गले लग गई और बोली, आप सही कहते थे, मैं ही आपको हमेशा गलत समझती थी। अचानक आदर्श को लगा कि अब रूपाली को सारी बातें बताने का समय आ गया है। उसने उस दिन की सारी घटना और ब्लैकमेलिंग का किस्सा रूपाली को सुना दिया, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। उसने तो बस श्रुति का हाथ थामा था और उसने तो उसकी पूरी गृहस्थी में आग लगाने का काम किया था। तभी उसने आदर्श से कहा, सुनिए जी, अब हम श्रुति का पीछा करेंगे और ये जानकर ही रहेंगे कि वो रहती कहाँ है। दोनों ने उसकी शूटिंग खत्म होने का इंतज़ार किया और जब वो जाने लगी तो छुपकर उसका पीछा किया। फिर जब रूपाली उसके घर तक छुपकर गई तो घर की खिड़की से झांककर जो उसने सुना, उसका कलेजा तो मुंह को ही आ गया। मम्मी, अच्छा सबक सिखाया ना दोनों को, बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले। देखा तुमने उस रूपाली और उसके पति से पूरे 2 लाख भी ले लिए और कुछ भी नहीं कर पाए। रूपाली तो जैसे हिल ही गई, लेकिन अचानक उसके मन में कुछ आया और उसने अपना फ़ोन निकालकर चुपके से उनकी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली, जिसमें उसने किस किस से कितने पैसे लिए हैं और अपने कारनामों के बारे में माँ को बता रही थी। रूपाली को सबसे ज़्यादा धक्का तब लगा जब उसने अपनी मौसी को भी इसके धोखाधड़ी के काम में भागीदार होते हुए देखा। आदर्श और रूपाली ने ये रिकॉर्डिंग इंदौर पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने श्रुति, उसका पति तन्मय और माँ सबको गिरफ्तार कर लिया। रूपाली और आदर्श को भी सुकून मिला कि ये तूफान उनकी ज़िंदगी से चला गया और बड़े धोखाधड़ी करने वाले गिरोह से दूसरों को भी उन्होंने सुरक्षित कर लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।